Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I Devesh Parmar welcome you in PN Institute. Okay, तो चलो हमारा जो चैप्टर 4 देख रहे थे स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस चैप्टर था हमारा जो हमारा लिटरेचर है उसके बारे में। तो हमने उसमें एंशियंट टाइम का जो लिटरेचर था वो देखा, मिडिवल लिटरेचर देखा। उसके बाद यहाँ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे जो 4 यूनिवर्सिटी मेन इंडिया में थी उसके बारे में। ओके, तो सबसे पहली है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे एंशियंट टाइम के जो यूनिवर्सिटी थी उसमें से 4 में से एक यहाँ पे बताई है और ये सबसे इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी कही जाती है। मेन देखो एरिया तो हमारा जो बिहार वाला एरिया है ना, बिहार में बड़गांव विलेज पटना डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी एंशियंट टाइम में आई थी जहाँ पे लोग बाहर से भी पढ़ने के लिए आते थे। इतनी फेमस ये हमारी यूनिवर्सिटी थी, है ना। तो मेनली इम्पोर्टेंट देखे तो यहाँ पे बुद्धिस्ट एंड जैन एंड बौद्ध लिटरेचर दोनों पढ़ाए जाते थे। एंशियंट टाइम से बहुत फेमस था ये। महावीर स्वामी जो है उन्होंने यहाँ पे 14 चतुर्मास किए थे। यानी उसमें क्या करते कि जो चतुर्मास करना यानी रेनी सीजन जब स्टार्ट होती है तो उसमें वो लोग उपवास करते हैं। तो वहाँ पे ऐसा उन्होंने 14 टाइम किया था, है ना। तो एक जैन एंड बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए बहुत ही ये फेमस था। फिर बताया है कि जो मेन एस्टैब्लिश किया गया तो किन्होंने ये शुरुआत की थी। तो 5th सेंचुरी के अंदर कुमार गुप्त, जो गुप्त पीरियड चल रहा था तो उसमें कुमार गुप्त राजा जो हो गए हमारे, उन्होंने ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट करवाई थी। एंड 5th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी तक ये बहुत ही फेम में रही, है ना। ऐसा था कि भाई लोग बाहर से फॉरेन से भी इंडिया में पढ़ने आते थे। इतना लिटरेचर वहाँ पे था, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे कि वो वर्ल्ड फेमस था। एजुकेशन में देखे तो यहाँ पे 300 लेक्चर के लिए रूम थे। यानी सोचो कि 300 कमरे थे, यानी वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे कितने होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे 10 से 20 हज़ार बच्चे साथ में पढ़ते थे, है ना। 7 ह्यूज हॉल है, बड़े बड़े हॉल रहते थे कि अगर असेंबली या कुछ भी साथ में अगर कुछ काम करना है उसके लिए। स्टूडेंट जो है वो इंडिया से एंड अब्रॉड से, तो यहाँ पे पढ़ाई भी होती और पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च के लिए भी लोग आते थे। तो दोनों काम होता था, पढ़ाई भी चलती थी, रिसर्च भी किया जाता था। यहाँ पे फैसिलिटी क्या होती थी तो यहाँ पे जो क्लोथ्स है, खाना एंड क्लोथ्स, तो ये सब फ्री में रहता था, है ना। जो भी पर्सन यहाँ पे पढ़ने आता है उसको कुछ देना नहीं है। फूड एंड क्लोथ दोनों फ्री में रहता। रहने के लिए स्टूडेंट्स के लिए मोनेस्टरीज भी होती थी, जगह बनाया जाता, हॉस्टल बनाया जाता था। एंड अभी ये सारे पैसे कहाँ से आएंगे कि भाई इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चलाना, इतने स्टूडेंट्स को खिलाना, इतने सारे स्टूडेंट हैं तो टीचर्स भी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भाई 2000 से ज़्यादा टीचर्स यहाँ पे पढ़ाने वाले थे। तो अभी इन सभी लोगों का खर्चा पानी जो है तो उसके लिए गांव डोनेट किए जाते थे। यानी कि आजू बाजू वाले जो गांव है वो अपना पैसा वहाँ पे देते और जो वहाँ के राजा थे तो राजा लोग भी उनको चैरिटी करते, उनको जो जो हेल्प चाहिए वो देते थे, है ना। वहाँ पे एक ह्यूज कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट मिला है। तो ये भी है कि जो हम पढ़ाया करते थे तो उसकी बहुत सारी ऐसी बुक्स वहाँ पे थी। ऐसा कहते थे कि 90 lakhs बुक वहाँ पे थी, 90 लाख बुक। यानी सोचो कि कितना नॉलेज हमारे इस यूनिवर्सिटी में था। और ये जो वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी वर्ल्ड की कही जाती थी, है ना। तो इतना अच्छा यहाँ हमारे पास नॉलेज का एक पावर कह सकते थे, है ना, ऐसा इंडिया में था। और यहाँ पे जो विजिटर भी आए थे, चाइनीज़ के विजिटर जो थे ह्यूएन शेंग, तो वो 7th सेंचुरी में यहाँ पे आए थे ये नालंदा यूनिवर्सिटी को देखने के लिए कि भाई यहाँ पे बच्चे कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्यों ये फेमस है। और उन्होंने अपनी बुक में वो सब मेंशन भी किया है। वो अपने साथ 657 बुक साथ में ले गए थे नालंदा से। और आज भी वो हमारे नॉलेज से चाइना आगे है ना। चलो फिर दूसरा इम्पोर्टेंस देखे तो आज ये रूइंस हो गया है, पर पहले के टाइम में देखे तो एक एंशिएंट एजुकेशन का बहुत ही बड़ा हब था, एजुकेशन हब था ये।
एंड एक ग्लोरियस कल्चर हमारा दिखाता है। लाइब्रेरी है तो वो जो लाइब्रेरी थी उसको धर्मगंज कहा जाता, जहाँ पर बच्चे पढ़ते थे, रिसर्च करते थे, अलग अलग चीज़ें उसमें से जानते थे, है ना। स्टूडेंट्स हु पास आउट फ्रॉम नालंदा दे कंसिडर्ड एज अ आइडियल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। और जो भी यहाँ से पास करके जाता उसको एक आइडियल स्टूडेंट माना जाता था कि भाई ऐसा स्टूडेंट एकदम आइडियल होता है जिसके पास अच्छा नॉलेज होगा, डिसिप्लिन होगा और वेल सिविलाइज्ड होता है। तो ये सारे पॉइंट हमारे इसमें दिए गए हैं नालंदा में। ओके, तो इतने अगर आप पॉइंट जो अगर कर लो तो भी बहुत है। नालंदा तक्षशिला ये क्वेश्चन जो है वो आपको 3 मार्क के सेक्शन सी में पूछे जाते हैं, तो हम ये मिनिमम पॉइंट भी याद कर लो तो आराम से हम 3 मार्क ले सकते हैं। चलो, सेकंड यूनिवर्सिटी है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। उसका लोकेशन देखे तो आज का जो पाकिस्तान वाला एरिया है रावलपिंडी, है ना, तो वहाँ पे वो आया हुआ है। ये गांधार रीजन का कैपिटल था उस समय में। गांधार, जो गांधारी वहाँ की थी, है ना, अफगानिस्तान वाला पार्ट। तो अफगानिस्तान वाला पार्ट वो पूरा गांधार रीजन माना जाता था और ये कैपिटल था रावलपिंडी वाला एरिया। तो वहाँ पे ये आया हुआ है। फीचर्स देखें तो ये भी एक वन ऑफ दी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। जैसे नालंदा, जैसे आज हम फॉरेन में जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं और जो फॉरेन की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में उसका नाम आता है, उसी तरह से ये नालंदा तक्षशिला हमारी उस समय की ऐसी फेमस यूनिवर्सिटी थी, है ना। यहाँ पे भी 7th सेंचुरी के अंदर एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा काम चलता था। स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाया जाता था, बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाते थे। 67 जितने सब्जेक्ट्स तक्षशिला में पढ़ाए जाते थे। और यहाँ पे एक अच्छी बात थी कि भाई जो स्टूडेंट है तो उसमें पर टीचर 20 स्टूडेंट्स रहते, यानी वो सभी को अच्छे से ध्यान दे पाए, अच्छे से उनको पढ़ा सके। तो ये भी एक था। टीचर्स जो है वो ज़्यादा ऐसे, टीचर यूज टू टीच इवन मोर, और अगर टीचर को लगे तो 20 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, है ना। यहाँ से अलग अलग जगह से लोग पढ़ने आते थे, वाराणसी, राजगिरी, मिथिला, उज्जैन। तो इंडिया में भी बहुत अलग अलग सिटी से यहाँ पे सब लोग पढ़ने आते थे। एजुकेशन सिस्टम एकदम गुरुकुल सिस्टम जैसा, आश्रम में रहना है, वहीं पे बच्चे रहते, खुद अपना सारा काम करते और पढ़ाई भी करते, गुरु के साथ रहते थे। गुरु एंड शिष्य, है ना, टीचर एंड स्टूडेंट साथ में रहते, यानी अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो कभी भी पूछ सकते हैं। और टीचर का जो लाइफस्टाइल है तो वो देख के भी स्टूडेंट्स उसमें से सीखते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इम्पोर्टेंट थी। 64 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। हाँ, हमने जो 67 का, ना, 64 सब्जेक्ट्स, उसमें वेद, ग्रामर, मिलिट्री साइंस, फिलोसॉफी, आर्चरी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, गज विद्या एंड वॉर टेक्निक। गज विद्या यानी जो एलिफेंट के लिए, कि अगर एलिफेंट को लोग वॉर में यूज़ करते थे, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते थे, तो वो भी वहाँ पे सिखाया जाता था। मिलिट्री साइंस, कि भाई मिलिट्री किस तरह से हमें बनानी चाहिए, क्या क्या उसमें ध्यान रखना है, और ये सब। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स है वो वहाँ पे पढ़ाए जाते थे। चलो आगे, जैसे तक्षशिला, नालंदा में चाइना से आया सा पर्सन, ऐसे तक्षशिला में भी फा हैन, है ना। ये जो फा हैन है वो तक्षशिला को विज़िट करने के लिए आया था और उन्होंने भी 5th सेंचुरी के बिगिनिंग में विज़िट की थी। उन्होंने भी बहुत सारी इसमें अपनी बुक में मेंशन किया है हमारी ये तक्षशिला के बारे में। फिर तक्षशिला में से जो जो स्टूडेंट पढ़ के गए और वो आगे जाके बहुत ग्रेट पर्सन बने, तो उनके सारे नाम दिए कि कौन कौन यहाँ पे पढ़ा था। एक है जीवक, जो लॉर्ड बुद्धा का डिसिपल था, इन्होंने यहाँ पे आयुर्वेद लर्न किया। पाणिनि, इसका नाम तो आपको पता ही होगा, पाणिनि जिन्होंने हमारा संस्कृत ग्रामर जिन्होंने बनाया, है ना, तो वो भी यहीं पे तक्षशिला में पढ़े थे। कौटिल्य, चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र की बुक लिखी, इकोनॉमिक्स, हाउ टू मैनेज द कंट्री, किंगडम, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे पॉलिटिशियन के बारे में है वो उन्होंने लिखी थी। और चंद्रगुप्त के वो मेंटर भी थे, यानी चंद्रगुप्त को उन्होंने शिष्य बना के इतना पावरफुल बनाया वहाँ पे।
चाणक्य तक्षशिला में पढ़े और वहीं पे फिर वो टीचर भी बने थे और वहाँ टीचर बन के उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना एक स्टूडेंट बनाया और वहाँ से उनको राजा तक बनाया, है ना। तो यानी ये तक्षशिला में से बहुत सारे ग्रेट पर्सन निकले हैं। यहाँ पे वाराणसी, प्रसेनजीत, कौशल, वहाँ के जो किंग एंड प्रिंसेस थे, तो वो सब भी वहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। ओके, तो एंशिएंट टाइम का एक ग्रेट यूनिवर्सिटी हम कह सकते हैं। अभी ये जो बनाया तक्षशिला जो बनी, तो वो ये नाम तक्षशिला कैसे आया? तो जो राम का भाई भरत, है ना, रघुकुल में जो रामायण हमने देखा होगा उसमें जो 4 भाई थे, है ना, भगवान राम, उनका भाई भरत और ये भरत का बेटा तक्ष। तो ये तक्ष के नाम पर से उन्होंने ये नाम रखा था तक्षशिला और ये एक बेस्ट एजुकेशन सेंटर हम एंशिएंट टाइम का कह सकते हैं। तो इस तरह से पूरा ये तक्षशिला के पॉइंट्स हमने देखे। तो इतने आप पॉइंट ध्यान रखो। तो ये भी कई बार 3 मार्क के लिए पूछा जाता है ना, तो हमें इसमें इतना ध्यान रखना है। चलो फिर है वाराणसी, ये हमारी 3rd यूनिवर्सिटी है। वाराणसी के अंदर देखें तो एक रिलीजियस इम्पोर्टेंट एंशिएंट टाइम से है। ऐसा कहा जाता है कि भाई सूरत नु जमण एंड काशी नु मरण, ये 2 फेमस, यानी यहाँ का मृत्यु भी फेमस है। यानी क्या कि आप अगर वहाँ पे रहते हैं तो उसी से आपका एनवायरनमेंट इतना अच्छा वहाँ पे है, सभी लोग एजुकेटेड है, हर जगह पे बहुत सारी स्कूल है, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे रहता है। तो एक फेमस पिलग्रिमेज प्लेस इसलिए उसको माना जाता है। और 7th सेंचुरी में यहाँ पे ये बनाया गया था, ग्रीव एज द रिलीजियस सेंटर। तो जैसे हमने देखा ना कि 7th सेंचुरी से उसका पिलग्रिमेज प्लेस था, एक रिलीजियस सेंटर माना जाता। आर्यन कल्चर का जो पीरियड था, उपनिषद पीरियड, तो उस समय से ये तक्षशिला फेमस है, वाराणसी फेमस है। यहाँ पे रॉयल सपोर्ट रहता है ना। देखो हर जगह पे यहाँ पे जो एजुकेशन दिया जाता था एंशिएंट टाइम में, वहाँ पे फ्री में होता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट उनको कहाँ से मिलता था? राजा से। राजा ही सभी चीज़ें देखते थे। ऐसे यहाँ पे वाराणसी के राजा थे उस समय में अजातशत्रु, तो वो भी फिलोसोफर थे, उनको भी ऐसे उपनिषद और सब एजुकेशन के अंदर इंटरेस्ट था। तब उन्होंने ये उपनिषद एज में ग्रेट सपोर्ट किया एजुकेशन के लिए। तो ये नाम भी हमें याद रखना है ना, अजातशत्रु, जिन्होंने मेन रॉयल सपोर्ट दिया था, यानी जो चीज़ें हमें चाहिए यूनिवर्सिटी चलाने के लिए, तो वो सब सपोर्ट हमें मिलता था। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट है, तो अभी ये इतनी फेमस था, ये जो एरिया है काशी, कि कितना फेमस था वो दिखाने के लिए हमें ये पॉइंट दिए हैं कि ग्रेट स्कॉलर्स जो थे उन्होंने भी यहाँ पे काम किया है। उसमें पहला है वेद व्यास। वेद व्यास जी ने अपना आश्रम यहाँ वाराणसी में बनाया था। ये ऐसा उनकी जो बुक है व्यास संहिता, उसमें लिखा गया है, यानी कि वेद व्यास भी यहाँ पे रहे हैं, इतना अच्छी जगह है ये। दूसरा लॉर्ड बुद्धा, जब वो घर से निकल जाते हैं और फिर है ना बोधि जो गया वृक्ष, और उनके नीचे बैठ के उनको फिर एनलाइटन होता है, सेल्फ एनलाइटन। तो उसके बाद जब उन्होंने उपदेश देना चालू किया, अपना जो प्रोपोगेशन है वो टीचिंग शुरुआत करने के लिए भी उन्होंने सूटेबल प्लेस अपना समझा ये काशी, वाराणसी। तो यहीं से उन्होंने अपने टीचिंग की शुरुआत की। आदि शंकराचार्य, तो उन्होंने जो अपने प्रिंसिपल बनाए थे वेदांत के रिलेटेड, तो उसको उन्होंने जो अडॉप्ट कराने के लिए पहले वहाँ पे आए थे। यानी वहाँ के जो पंडित अगर बोले कि वे हाँ इन्होंने जो ये सिद्धांत जो बनाए हैं, जो भी उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए वो राइट है, तो सभी लोग उसको मानेंगे। यानी एक इम्पोर्टेंट प्लेस हम कह सकते हैं। वल्लभाचार्य एंड चैतन्य महाप्रभु, है ना, जिन्होंने भक्ति गीत लिखे हैं बहुत सारे, और उनको भी एक जो प्रेस्टीज मिली वैष्णव समाज को, तो वो भी काशी से हुआ था। तो ये सारे फेमस हमारे ग्रेट पर्सन हो गए एंशिएंट टाइम के, जिन्होंने यहीं से अपने काम की शुरुआत की। दूसरा एजुकेशन का भी सेंटर था, है ना। यहाँ पे बहुत सारे प्रिंस जो थे वो वाराणसी में भी पढ़ने आते थे अलग अलग जगह से। आगे जैसे हमने देखा मेजॉरिटी स्कॉलर्स फैमिली फ्रॉम पंजाब माइग्रेट टू काशी। फिर बहुत सारे
जो पंजाब के अंदर रहने वाले लोग थे वो माइग्रेट होके काशी में आए, और कुछ फैमिली जो थी वो कश्मीर गई। तो इस तरह से बहुत सारे लोग यहाँ पे रहने के लिए भी आए। इम्पोर्टेंट प्लेस में देखें तो सारनाथ जो है वाराणसी के नज़दीक में आया हुआ है, तो वहाँ पे उस समय पे मोनेस्टरी यानी हॉस्टल वो बनाया गया ताकि बच्चे यहाँ पे पढ़े, तो वहीं उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए। तो अगर दूर से बच्चे आते हैं तो उनको रहने के लिए जगह भी दे जाते हैं, इसलिए मोनेस्टरी बनाई गई। और ये अशोक राजा ने यहाँ पे ये मोनेस्टरी बनवाई थी और एक एजुकेशन का फेमस सेंटर बना। तो इस तरह से वाराणसी भी एक फेमस सेंटर रहा हमारा। चलो फिर लास्ट है वल्लभी यूनिवर्सिटी। वल्लभी यूनिवर्सिटी ये हमारे गुजरात में आया हुआ है ना। वर्ल्ड रिनोन सेंटर हम कह सकते हैं एजुकेशन का। इम्पोर्टेंट देखें तो 7th सेंचुरी में ये भी एजुकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, है ना। जो कैपिटल एंड इंटरनेशनल पोर्ट भी था हमारा, क्योंकि मेन गुजरात का जो हमारा जो ओशन वाला एरिया है ना, सी कोस्ट वाला एरिया, तो उससे वहाँ पे इंटरनेशनल पोर्ट भी ये कह सकते थे। एंड 480 से लेके 775 AD यहाँ तक वल्लभी जो थी ये एक फेमस रही। हर जगह से लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे, जैसे हमारे नालंदा, तक्षशिला एंड काशी में आते, ऐसे यहाँ पे भी आते थे। यहाँ के जो राजा थे, मैत्रक डायनेस्टी के जो रूलर थे, वो यहाँ पे उनको रॉयल सपोर्ट देते थे। किंग जो है द पैट्रोनाइज द एजुकेशन एंड द यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने एजुकेशन को बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया और पैट्रोनाइज भी किया गया। उनको जो जो चीज़ें चाहिए तो चैरिटी के द्वारा उनको मिलती थी। लैंडलॉर्ड्स लोग जो थे तो वो भी वहाँ पे पैसे देते थे। एंड रिलीजियस में देखें तो जो बौद्धिज़्म के हीनयान कल्ट है ना, यानी जो बौद्ध धर्म के जो प्रचारक है, उनके जो शिष्य थे, तो वो सब लोग भी यहाँ पे रह के पढ़े थे। और उसमें ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज वर टॉट हियर। ऐसा कहा जाता है कि भाई अलग अलग सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़ाया जाता था। जैसे हमने आगे देखा ऐसे यहाँ पे भी सब कुछ पढ़ाते थे। और आर्ट्स एंड साइंस के लिए भी ये फेमस था, यानी ऐसा नहीं कि भाई खाली यहाँ पे रिलीजियस का ही एजुकेशन दिया जाता था, है ना, उसके अलावा भी सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। स्कॉलर्स में देखो तो स्थिरमती एंड गुणमती ये दो यहाँ के लीडिंग प्रिंसिपल्स रह चुके, यानी जिन्होंने पूरा ये वल्लभी यूनिवर्सिटी को हैंडल करते थे, है ना। तो 7th सेंचुरी में स्थिरमती एंड गुणमती ने अच्छा काम किया है यहाँ पे। फिर नेम ऑफ फेमस स्कॉलर्स आर रिटन ऑन दी गेट। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम एजुकेशन ले रहे हैं और जैसे ही हमारी स्टडी पूरी होती है तो उसके बाद एक डिबेट की जाती, और वो डिबेट में जो जीतता, जो पूरे साल में अच्छा काम किया है उन लोगों का, तो वो सभी का नाम जो है वो गेट पर उनके नाम कार्विंग करते हैं ना। जैसे आज हम देखते हैं कि स्कूल में जो 10th में 12th में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो उनका नाम लिखते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो एंशिएंट टाइम में पूरे साल अच्छे से जिन्होंने मेहनत की और अच्छा रैंक लाते हैं, जिन्होंने अच्छा नॉलेज गेन किया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स का नाम कार्विंग किया जाता था। स्कॉलर्स जो है उनको हायर प्लेस मिलता राज्यसभा में। फिर जैसे आज हम कैंपस इंटरव्यू जैसे होता है कि भाई आप जब भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी करते हो, कॉलेज पूरी ही हुई आपकी, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वाले, कंपनीज़ वाले आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और डायरेक्ट वहाँ से जॉब देते हैं, है ना। तो ऐसे यहाँ पर भी राजा क्या करता, जो डिबेट होती है और उनको लगता कि भाई हाँ ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे किंगडम को आगे ले जाएगा, तो ऐसे लोगों को डायरेक्ट राज्यसभा में यानी मंत्री या कुछ भी पोस्ट उनको दी जाती थी। फिर उनको लैंड भी देते थे गिफ्ट के अंदर। तो ये सब काम किया जाता। यहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स है वो अलग अलग जगह से आते थे। हमारा जो गंगा यमुना वाला नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थन प्लेन लैंड, तो वहाँ से भी सब लोग पढ़ने के लिए गुजरात में आते थे। चाइनीज़ ट्रैवलर जो था ये झिंग, है ना, आई जिंग जो उसका नाम है, तो वो भी यहाँ पे आया था, ऐसे नाम है ना, आई शिंग। तो ये भी यहाँ पे विज़िट करने के लिए आए थे। एंड एक फेमस हमारा, जैसे उन्होंने बताया कि नालंदा जैसे फेमस थी, ऐसी हमारी ये वल्लभी विद्यापीठ थी। 1775 में जब अरब लोगों ने यहाँ पर अटैक किया
और उन्होंने पूरा ये हमारा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। उस समय पे जो राजा थे मैत्रक, वो मैत्रक राजा के रूलिंग चल रहा था, उन पर उन्होंने अटैक किया। इसमें ये अटैक के अंदर मैत्रक के जो रूलर थे वो हार गए और वो लोग अरब लोगों ने पूरा ये यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया हमारा, है ना। जो वल्लभी यूनिवर्सिटी जैसे एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी, उसी तरह से ये वर्ल्ड रिनोन फॉर नॉलेज, आर्ट्स एंड साइंस। तो जैसे नालंदा, तक्षशिला है, ऐसे ही वल्लभी भी एक ऐसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नॉलेज के लिए फेमस मानी जाती थी। ओके, तो इस तरह से ये 4 यूनिवर्सिटी हमने देखी, है ना। तो ये 4 यूनिवर्सिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार हमें ये बोर्ड में पूछा जाता है। तो 3 मार्क के लिए हमें ये 4 यूनिवर्सिटी खास याद रखनी है। वेद के बारे में भी पूछते हैं, या मीडिएवल लिटरेचर, एंशियंट लिटरेचर, वो साथ में भी पूछ सकते हैं। चलो, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।